जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी के लिए भारत को कभी दुनिया के पावरफुल देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था, आज उसी टेक्नोलॉजी में भारत ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया है और जिसे सिर्फ कुछ ही देशों ने मास्टर किया है। दोस्तों, डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आई है और डीआरडीओ के गेस्ट टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जीटीआरई, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, उसने भारत का पहला इंडिजिनस 350 केजी थर्स्ट क्लास एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन जो है वो सफलता से डेवलप कर लिया। और इस इंजन को हैदराबाद की आजाद इंजीनियरिंग के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर और असेंबल किया गया है। और ये जो इंजन है वो जुलाई 2026 में जीटीआरई को डिलीवर भी कर दिया गया है। तो इस बड़े डेवलपमेंट पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह, डीजी क्लॉस। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद अंबर जी, आपको और आपके ऑडियंस को। सर, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और बहुत मुझे खुशी भी हो रही है इस पे बात करते हुए। सर, क्या ये सिर्फ इंजन है या फिर ये कहें कि भारत की डिफेंस सॉवरेनिटी का एक नया चैप्टर? क्योंकि इंजन को लेकर जब भी बात होती थी तभी होता है अरे हम इंजन क्यों नहीं बना पा रहे थे। एक बड़ा ब्रेक थ्रू सर उस डायरेक्शन में भी मिला है। यस सर। रियलिटी मैं आपको बताऊं, भारत में अपने आप अभी तक हमने कोई भी इंजन बनाया नहीं है। या तो ये टीओटी के थ्रू आता है, या फिर ये किसी डायरेक्ट परचेज से हम अपना इंजन डालते हैं अपनी गाड़ियों में, चाहे वो कार हो, बस हो। तो इसलिए इंजन टेक्नोलॉजी जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती का अगर मैं कहूँ ये पहला और बड़ा कदम है, तो ये हमारे लिए मेरे ख्याल से बहुत ही गर्व की बात होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये उस सेक्टर में है जिस सेक्टर में खाली 5-6 देशों को ही भारत हासिल है। तो इट इज लाइक, जैसे बोलते हैं ना, हम न्यूक्लियर क्लब में आ गए, तो अब हम जेट इंजन क्लब में आ गए हैं। हालांकि कावेरी वन के बाद ही हम लोग उस तरह के क्लब में आ गए थे, लेकिन वो जो था वो इतना न्यूटन, जैसे कि हमको 120 न्यूटन्स किलो न्यूटन्स का पावर चाहिए था, हमको मिला खाली 46, जो कि स्केलेबल टू 90 किलो न्यूटन टन तक था कावेरी वन पे। इसलिए उस पर्टिकुलर इंजन को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो हमने यूएई में इस्तेमाल करते हैं। यूएवी जो मीडियम रेंज डिस्टेंस जाती है और दुश्मन के ऊपर हमला कर सकती है अनमैन्ड सिस्टम्स के लिए। तो ये जो अभी बनाया है ये पूरी तरह से इंडिजिनस है, यानी कि इट यू कैन से दैट नियरली 100% इंडिजिनस इंजन है। इसकी कुछ एक खूबियां भी हैं और कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं। पहली बात तो ये है कि ये मैन्ड सिस्टम में नहीं लग सकता, यानी कि इसको एयरक्राफ्ट में नहीं यूज कर सकते आप। इसको सिर्फ और दूसरी चीज है, ये एक्सपेंडेबल है, यानी कि वन टाइम यूज है। ये खाली एक बार यूज हो सकता है, बार बार नहीं यूज हो सकता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो टारगेट्स होंगे वो किस तरह के होंगे। टारगेट्स होंगे ऐसे, जैसे कि अगर हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट करना चाहते हैं किसी एरियल टारगेट पे, यानी कि हवाई जहाज जैसे टारगेट पे, तो टारगेट को मूविंग बनाने के लिए अभी भी है हमारे पास टेक्निक। लेकिन अब इसके द्वारा इसकी जो स्पीड होगी, सुपर फास्ट स्पीड, यानी कि लिटरली एक जेट इंजन की स्पीड से चलेगा वो टारगेट। सो जब हम एयर डिफेंस से उसको मारेंगे तो हमारी जो टेस्टिंग है वो रियल टाइम होगी और रियल टारगेट जैसी होगी। अभी जो हम एयर डिफेंस सिस्टम चेक करते हैं वो स्लो मूविंग टारगेट्स होते हैं, उनको अभ्यास बोला जाता है। तो एक टारगेट जाएगा, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसको डाउन करता है, फिर हम उसको सिमुलेट करके देखते हैं कि क्या ये जेट इंजन की स्पीड पर भी उस टारगेट को गिराएगा या नहीं गिराएगा। ऐसी सारी चीजें करके फिर हम लैबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। लेकिन इसके द्वारा अब वो रियल लाइफ जैसा एक्सपीरियंस होगा। इस स्पीड से ये चलेगा कि एयर डिफेंस सिस्टम अगर उसको नहीं गिरा पाया तो वो उसकी फेलियर हो जाएगी।
तो ये एक बहुत बड़ा टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा सिस्टम अभी डेवलप हो गया है। दूसरा, ये मिसाइल्स के लिए यूज किया जा सकता है, वन वे। तो इनकी जो स्पीड होगी वो बहुत तेज होगी, क्योंकि दे विल नाउ फ्लाई एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड बिकॉज ऑफ 350 केजी इंजन जो है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो, यानी कि जितना थ्रस्ट देते हैं और वेट देते हैं उसके हिसाब से जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तकरीबन जेट इंजन टाइप ऑफ स्पीड होगी। तो इसलिए इसको हम वन वे, यानी कि लॉइटरिंग म्यूनिशन हो गया, जो घूमता रहेगा जब तक आपको घुमाना है। जैसे ही उसको टारगेट दिखेगा, ऑफ कोर्स उसको रडार वगैरह से फिट करना पड़ेगा ताकि वो देखे कि टारगेट कहाँ है, फिर वो उसको अटैक करेगा। तो यानी कि पहले जो लिमिटेड हमारी लॉइटर एम्यूनिशन की कैपेबिलिटी थी, अब फुली इंडिजिनस हो गई। अब हमको लॉइटर एम्यूनिशन बनाने के लिए किसी दूसरे देश का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। यानी कि जो ईरान कर रहा है अमेरिका के साथ, उनके पास सारे हथियार नहीं है, उनके पास मिसाइल है, लेकिन इतनी ज्यादा मिसाइल है कि वो इस्तेमाल करते रहते हैं। तो उसी तरह से अगर लड़ाई के दौरान हमारा जो ये जो लॉइटर एम्यूनिशन है खत्म हो रहा है, तो हम खुद इसको सर्च कर सकते हैं, खुद और बढ़ा सकते हैं, नंबर्स बढ़ा सकते हैं। तो ये एक इंडिजिनस कैपेबिलिटी होने की वजह से हमें किसी और के ऊपर इस पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा, और लड़ाई के दौरान इसकी सप्लाई अनलिमिटेड रहेगी, जब तक ऑफ कोर्स हमारे पास मटेरियल वगैरह है। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। तीसरा चीज जो बिल्कुल। इसके advantage ये है कि ये जो हमने टेक्नोलॉजी इवॉल्व करी है, ये टेक्नोलॉजी एक स्टेपिंग स्टोन है, यानी कि पहला कदम है मेन 120 किलो न्यूटन, और उसके बाद हमारा प्लान है 140 टू 150 किलो न्यूटन तक के इंजन बनाने का। उसमें एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तो ये कह लीजिए कि एक पहली सीढ़ी को हमने जल्द क्रॉस किया है। राजनाथ सिंह का कुछ असर पड़ रहा है, असर दिख रहा है। 2026 के अंत तक हमको जो जेट इंजन हैं, एक एमका के लिए और एक इंजन के लिए ही खाली, दोनों ट्रैक पर हम लोग बिड्स मांगे हैं। और मुझे लगता है कि एंड ऑफ 2026 ऐसी उम्मीद है कि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए तो 2035 तक एमका जो है एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 8-9 साल में ये कार्रवाई हो जाएगी। पैरेलली जो दो इंजन डेवलप कर रहे हैं हम, वो भी होगा एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2 के लिए, या तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए। वो इंजन का भी बिड अगर निकल जाता है, अगर इस महीने बिड्स वगैरह सब सबमिट कर दिए गवर्नमेंट को, लेकिन अब गवर्नमेंट को फाइनली अप्रूव करना है कि कौन सा किसको मिलेगा, किसको वो क्या बोलते हैं खजाना मिलेगा जो इसको डेवलप कर सके। और उन्होंने बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोमिसेस किए हैं। हालांकि फ्रेंच जो सैफरन वाला जो बिड है, उसमें अभी भी थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहे हैं, वो आईपीआर के और सोर्स कोड वगैरह के। लेकिन जो रोल्स रॉयस वाला है वो फुल ओपन, वो सब कुछ देने को तैयार है। देखते हैं किस तरफ हम जाते हैं। प्रॉब्लम जी। विद यूके, यूके का यूएस के साथ बड़ा क्लोज लिंक होता है। फ्रांस का यूएस के साथ उतना ज्यादा वो नहीं होता है, रिश्ते उतने मजबूत नहीं है। तो फ्रांस के साथ एश्योरेंस ज्यादा है। यूके के साथ कभी भी वो अगर अमेरिका बोल देगा बंद करो तो वो बंद कर देगा। तो ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट है जो गवर्नमेंट शायद सोच रही है कि भाई यूके को दें, या फिर क्योंकि ऐसा ना हो कि जो G404 इंजन का कहानी चल रहा है हमारा, और 414E का, जी। कि उसने दाम भी बढ़ा दिए, कीमतें भी बढ़ा दी हैं, और स्पीड भी नहीं है, स्पीड ऑफ डिलीवरी बहुत स्लो है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 6 या 7 इंजन ही का मुझे पता है, जी। अगर और ज्यादा आ गए हों तो पता नहीं। तो हमारा तेजस मार्क 1 जो है, 1 अल्फा जो है, वो सफर कर रहा है काफी दिनों से। 2018 में ये पूरा होना चाहिए था, 2026 शुरू हो गया, 2019 तक पूरा होना था, 2026 हो गया। हमारे दुश्मन की जो कैपेबिलिटीज है वो हमसे ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये चिंता का विषय तो है। लेकिन इस चिंता के विषय में इस तरह का एक उपलब्धि कर पाना, वो अपने आप में एक काबिले तारीफ कदम है। दूसरी बिल्कुल चीज सही। आपको दूसरी चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि
गवर्नमेंट ने अब धीरे-धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ मुँह मोड़ लिया है। अब उनको यस। पब्लिक सेक्टर पे उतना भरोसा उठ गया है। तो जैसे कि इसमें भी एक बहुत अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का डिस्प्ले हुआ है। यानी कि यस। आप देखिए जीटीआरई ने डीआरडीओ और आसिम। यस। डेवलप कराया और आज़ाद इंजीनियरिंग ने तुरंत उसका प्रोटोटाइप भी दे दिया। उसी तरह से जो इंजन वाला है उसमें क्या बोलते हैं कि उन्होंने एक्सटर्नल बिड्स माँगी हैं, रोल्स-रॉयस से बिड माँगी है और सैफरन से बिड माँगी है। वो भी एक्सटर्नल रूट से जा रहा है। उसमें बोलते हैं 2036 तक तो ये लोग एमका मार्क 2 का भी इंजन स्केल अप कर देंगे। और जहाँ तक जो तीसरा जो इश्यू है हमारा जो पूरे फुल फ्लेजेड एमका बनाने का प्राइवेट फर्म्स की तरह प्राइवेट फर्म्स के थ्रू उसमें अब इन्होंने एचएएल को साइड कर दिया है। तो मल्टीपल ट्रैक्स पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से हमको फाइटर जेट्स बनाने का एक रास्ता मिल जाए। तो वो जो प्राइवेट इंडस्ट्री को दिया है उसमें टाटा डिफेंस सिस्टम्स है, भारत फोर्ज है, डायनामेटिक्स है, बहुत सारी कंपनीज़ ने अपना जी। कंसोर्टियम बनाया है और उन कंसोर्टियम्स के थ्रू ये बिड कर रहे हैं। बेसिकली 3 कंसोर्टियम्स हैं और उन कंसोर्टियम्स के इर्द-गिर्द एक इकोसिस्टम है उनका, जो कि इस बात पर इस काम पर ध्यान देने वाला है। बेसिकली एक कंसोर्टियम जो है वो मेरे ख्याल से जो डील करेगा वो रोल्स रॉयस सॉरी एक मिनट थोड़ा देखिए यस टाटा डिफेंस सिस्टम्स के साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। फिर भारत भारत फोर्ज के साथ कई लोग जुड़े हुए हैं और एलएनटी के तीसरा जो है एलएनटी के साथ। तो इन्होंने अपनी एक इकोसिस्टम बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया है कंसोर्टियम अलग-अलग चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इनमें से जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मिल जाता है, इन लोगों ने भी अपनी बिड इन लोगों से बिड माँगी है, इन्होंने अभी सबमिट नहीं करी है। 15,000 करोड़ की बिड है ये। 15,000 जी सर। करोड़ का ये पूरा का पूरा जो बिड है, इसमें से जिसको भी मिलेगा मुझे पूरा यकीन है कि प्राइवेट इंडस्ट्री को काम करवाना आता है। दूसरा वो लोग एक टारगेट से काम करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे काम करते हैं। यानी कि उनको पैसा बहुत क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं। इस वजह से वो काम भी उतना ही क्लोज़ली मॉनिटर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी तरह से इन तीनों जो ट्रैक्स हैं हमारी रोल्स जी। रॉयस इंजन वाली ट्रैक है, फिर ये टाटा सिस्टम्स वाली एमका की ट्रैक है। दोनों में से कोई ना कोई तो सक्सेसफुल होगा। देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है बट जी। इशारे अच्छे दिख रहे हैं, साइन्स बिल्कुल। अच्छे दिख रहे हैं। हो सकता बिल्कुल। है वी विल मेक अ बिग ब्रेक थ्रू इन द टाइम्स टू कम। अगले यस। 2-3 साल में हमें इसमें और भी ज़्यादा गुड न्यूज़ की इसमें उम्मीद डेवलपमेंट्स। यस यस। सर। बिल्कुल। और इसको वैसे भी एरो इंजन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा डिफिकल्ट इंजीनियरिंग चैलेंज माना जाता है। भारत को ये ब्रेक थ्रू मिला है। लेकिन सर एक बात मैं आपसे यहाँ पे समझना चाहूंगी, ये बात तो है कि भारत जो है वो अपनी फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है, जो हुँ। प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है उसमें। लेकिन सर जो इंडिजिनस टर्बोजेट इंजन है, उससे जो क्रूज मिसाइल और जो अनमैन्ड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ेगी? देखिए, जो कैपेबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, की है आत्मनिर्भरता पे, इंडिजिनस कंटेंट पे। इस डेवलपमेंट से हमारा इंडिजिनस कंटेंट जो है क्रिटिकल एरियाज़ में पहले अब आपको एक बात बताऊँ मैं पहले मान लीजिए एक लेमैन के एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। गवर्नमेंट ने बता रखा है कि 75% 50% अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग उन्होंने लिमिट्स रखी थी कि सिस कंपोनेंट्स इंडिजिनस होने चाहिए और तब हम उसको इंडिजिनस मानेंगे। लेकिन क्रिटिकल जो एरियाज़ थे जैसे इंजन हो गया, एवियोनिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, यहाँ पे हमारी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। तो हम हम 70% 75% कैसे दिखाते थे? फ्रेम, एरोफ्रेम मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हमारे पास थी। इंजन वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। वो
20% 30% में आ जाती थी, इसलिए हम बोलते थे हाँ भाई ये बाइक ये इंडिजिनस है। इसके डेवलपमेंट से ये हो गया है कि वो जो इंडिजिनस कंटेंट क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में है वो अब हमारे पास आने लगेगा। तो जब लड़ाइयाँ अगर फ्यूचर में होती हैं तो हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए। देखिए फ्रेम्स वगैरह है वो तो भारत अभी भी सप्लाई कर रहा बोइंग को। डायनेमेटिक्स एक कंपनी है बेंगलोर की जो कि इस बार टाटा सिस्टम्स के साथ उसके कंसोर्टियम में है, वो पूरे वर्ल्ड के बोइंग के फ्रेम्स सप्लाई करती है, बेंगलोर में है। मैं उस फैक्ट्री में 2-3 बार जा चुका हूँ। एक यंगस्टर ने शुरू करी थी, अब देखो एकदम टॉप पर है। तो उस तरह का जो टेक्नोलॉजी जो घर पे बन रही है वो अब हाई एंड टेक्नोलॉजी में भी आना शुरू हो जाएगी इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद। तो हमको फिर दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर ताकना नहीं पड़ेगा, ताकना तो पड़ेगा बट उतना नहीं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस इंडिजिनाइजेशन में वो देखना है कि इसको हम अब कोई हमको इसको चोक नहीं कर सकता। अगर कल को अब सिंदूर जैसा दूसरा है लड़ाई हो रही है तो हमारे लॉयटर एमुनिशन को कोई चोक नहीं कर सकता, हमारा लॉयटर एमुनिशन चलेगा, दबादब चलेगा। ये अंतर है। तो और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो भी बेहतर है पहले से। तो दो फ्रंट पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में ये एक गेम चेंजिंग डेवलपमेंट है। तो मैं इसको इस तरह से आपको समझा सकता हूँ। और जी सर। क्योंकि लिमिटेड कंट्रीज के पास है तो यू आर इन दैट लिमिटेड कंट्री क्लब, 5 या 6 कंट्रीज के यस। पास। अभी सो हमको सर देखिए। इससे, जी सर प्लीज मिस हाँ कर, बोलिए बोलिए मैं आप सिर्फ यही जानना चाह रही थी जो जिस तरह से आप बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर जो डिफेंस प्रोडक्शन की कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी हमारी कम होगी फिर तो। बिल्कुल। देखिए जब जो चीज बाहर से आप खरीदते हैं वो, एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल देता हूँ, अगर वो 300 मिलियन का है तो इंडिया में वो 30 मिलियन का मिले बन जाएगा। तो पैसा बचेगा तो और नई टेक्नोलॉजीज पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एआई पर, हाइपरसोनिक्स पर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज तो इस समय इतनी डेवलप हो रही हैं कि मतलब जितना पैसा दे दो उतना कम है। तो अगर कोई भी चीज घर पे बनती है तो सस्ती बनती है। ब्रह्मोस सस्ता है इसलिए हम बेच पा रहे हैं, खरीद के नहीं बेच सकते। आप समझ रहे हैं? तो ये एक जी अच्छी इम्पोर्टेंट बात है कि इसका एमआरओ वगैरह वो सारा कुछ देश में ही होगा। विदेश से पार्ट्स वगैरह बहुत कम आएंगे, अगर आएंगे भी तो उसी तरह का कुछ डील जो है रोल्स रॉयस हमको ऑफर कर रहा है। रोल्स रॉयस बोल रहा है कि हम क्लीन स्लेट से इंजन बनाएंगे एमका के लिए। क्लीन स्लेट का मतलब है किसी एग्जिस्टिंग इंजन को देख के नहीं बनाएंगे। जहां तक सैफरन का है वो अपने एग्जिस्टिंग इंजन को अपग्रेड करेगा एमका के लिए, इसलिए वो आईपीआर वगैरह देना नहीं चाहता है। आप समझ रहे हैं अंतर क्या है? क्योंकि उनके सिस्टम में भी वो आईपीआर है। अगर वो यस भारत को देगा तो फिर भारत थोड़ा बहुत उसका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होता है। यस लेकिन रॉल्स रॉयस क्या बोल रहा है, हम एक नया नया इंजन ही बनाएंगे ताकि उसका आईपीआर शाईपीआर जो भी है हम सब सब आपको आपके दे। पास आ गई। हाँ, लेकिन इसमें मुझे एक ही चीज जो खटक रही है वो ये है कि अमेरिका जो है यूके को मतलब उसकी टेल पकड़ के रखता है। तो अगर उसने कभी कुछ कर दिया, जैसे आप अभी अपने सिस्टम को उसने हमारे से एक तरह से नेगेट ही कर दिया है, कॉस्ट बढ़ा दी उसने, बिल्कुल हर सर। चीज 3 गुना बढ़ा दी, इंजन की कॉस्ट बढ़ा दी। तो अब हम उसको ले नहीं पा रहे हैं, लेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो हमारा सारा पैसा तो इसी में निकल जाएगा। वो अपनी लड़ाई का पैसा हमसे लेना चाहता है इनडायरेक्टली। जी सर। तो तो वहां कहीं ऐसी हालत में यूके हमारे प्रोजेक्ट को बीच में ना खड़ा कर दे। इस वजह से अभी ये डिलेमा चल रहा है दिमाग में कि फ्रांस को दे या फ्रांस को दे या यूके को दे। इंजन के मामले में, एमका के मामले में तो उन्होंने ये 3 कंसोर्टियम्स बना दिए हैं, टाटा, भारत और एल&टी। इनके साथ ग्रुप ऑफ कंपनीज अटैच हो गई हैं। इन्होंने अभी बिड भेजनी है, मिनिमम
जो बेंचमार्क प्राइस है 15,000 करोड़ का है, जिसमें कि आगे डेवलपमेंट का, और इनको बड़ी स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दी हैं। दे विल दे विल मेक इट बाय 2035 36 तक ये इंडक्शन शुरू हो जाना चाहिए इनका। तो कई सारी चीजें हैं इसमें जो कि इस बार गवर्नमेंट ने पूरा रूट ही चेंज कर दिया, पूरा रास्ता ही बदल दिया है और अच्छा किया है। ये पीएसयूज के लिए भी एक कंपटीशन होगा कि देखो अगर आप काम नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपसे बिजनेस जाएगा बाहर, और फिर धीरे धीरे तुम अपने 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 एम्प्लॉयज को पे नहीं कर पाओगे तो तुम लोग सब टूटोगे, घर जाओगे। तो अब उनके दिमाग में भी आएगा कि हाँ भाई हमको भी जब उसी चीज को कॉर्पोरेट कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते। कई 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 सिग्नल्स हैं, कई मैसेजेस हैं। मोदी जी और उनकी टीम जो है, राजनाथ सिंह खास तौर से काफी जोर लगा रहे हैं इंजन्स के डेवलपमेंट पर। और जी सर। इंजन इंजन में जो बहुत जरूरी चीज होती है वो ये एक्सपेंडेबल क्यों बनाया है पता है आपको? क्यों क्योंकि सर? जो उसमें एक होता है हाई टेम्परेचर टेक्नोलॉजी, जो होती है हाई टेम्परेचर को सहने की टेक्नोलॉजी, जो ब्लेड्स होते हैं, क्रिस्टल ब्लेड्स होते हैं, उनका नाम होता है क्रिस्टल ब्लेड। ये एक यूनिक मटेरियल है जो कोई शेयर नहीं करता। रशिया भी नहीं शेयर करता है, न ही अमेरिका करता है, न ही फ्रांस करता है, न ही यूके करता है। अगर ये न ही जर्मनी करता है और न ही स्पेन करता है। कुछ कंट्रीज हैं जो जिनके पास ये कैपेबिलिटीज हैं। तो अब उस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में पहला कदम हमने इस पर्टिकुलर इंजन से बना लिया है, समझ रहे हैं? लेकिन एक्सपेंडेबल क्यों किया है? क्योंकि वो जो जो मटेरियल होता है जिसमें ये बनता है वो खत्म हो जाता है, यानी कि रीयूज नहीं हो सकता। तो आदमी अगर रहेगा, पायलट अगर रहेगा, तो वो तो फिर उसको पैराचूट से बाहर उतरना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? तो यही एक डिफरेंस है। अभी हम लोग पहले कदम पर आए हैं, लेकिन जी। ये इसके भी बहुत यूज होते हैं जो मैंने आपको बताया। जी सर। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे बिल्कुल। इस्तेमाल कर सकते हैं, कई लेवल पे अभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पेलोड डालने की जरूरत है, हम कोई भी पेलोड डाल दें अंदर, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। तो जी। ये है कहानी इस पूरे बिल्कुल। डेवलपमेंट की। जी सर। सर भारत ने, हम जानते हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी बड़ी सफलता हासिल की है, तो क्या सर इंजन टेक्नोलॉजी में हम वही दोहराते हुए देख सकते हैं क्या, जिस तरह से ब्रेक थ्रू हमें मिला है? मुझे मुझे लगता है, देखिए सूनर और लेटर भारत इसमें काबिलियत हासिल कर लेगा। पहले हमारे अंदर वो वो, वो परसिवियरेंस नहीं थी, वो पुश नहीं था, वो लीडरशिप जज्बा लॉस। वो जज्बा नहीं था कि हम किसी चीज को परसू करें। पैसा नहीं मिलता था। हमारे लोग जो हैं वो अभी भी जा रहे हैं, वो अलग बात है। अ, अभी कल मैं एक सेमिनार, परसों एक सेमिनार में था, वहां पे इसरो के एक साइंटिस्ट आए हुए थे जो बातचीत कर रहे थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई 100 लोग छोड़ के चले गए, तो उन्होंने बोला इंडिया को एक नहीं 3-4 इसरोज की जरूरत है, तब कोई छोड़ के नहीं जाएगा। और स्पीड ऑफ सैटेलाइट मेकिंग, स्पीड ऑफ स्पेस रिसर्च, स्पीड ऑफ स्पेस स्टेशन वगैरह बनाने का, तो सारा कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, आपके इकोनॉमी पर। अब अगर इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहेंगे जिस तरह के प्रोटेस्ट इंडिया में हो रहे हैं, तो कहाँ से आपको पैसा आएगा? ये लोग बिल्कुल समझते नहीं है, नीट नीट बात करते हैं। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो जॉब नहीं मिलेगा। 3 इसरो नहीं बनेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक के 15 दिन के बाद दोबारा एग्जाम तुरंत हो गया, और जो लोग सेलेक्ट हुए वो अपने अपने कॉलेज भी चले गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ क्या बोलते हैं, बहाना चाहिए उनको कोई प्रोटेस्ट करने का। पेपर लीक बुरी बात है, मैं खुद इसका भोगी हूँ। मुझे एक सेमेस्टर शायद एक एक चांस मेरा एनडीए का मिस हो गया था उसकी वजह से। बट ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। हमने दोबारा एग्जाम दिया, मैथ्स का पेपर रिपीट हुआ था हमारा, हायर सेकेंडरी का, इमरजेंसी के जमाने में मैं बात कर रहा हूँ तब।
जब इमरजेंसी में पेपर लीक हो सकता है, वो भी दिल्ली का पेपर, और कहीं का नहीं, दिल्ली का पेपर। तो ऐसे हालत में लीक हो सकता है, तो मतलब अभी लीक अगर हुआ है तो पनिश करो ना उनको जो लीक कर रहे हैं। बिल्कुल ये लीक करने वाले लोग हमारे में से ही हैं, हमारे अंदर ही बिल्कुल कचरा भरा हुआ है। ऐसे कचरे वाले आदमियों को बाहर, और फिर यही कचरा जाके वहां पे वो भी करेगा, प्रोटेस्ट भी करेगा, दिखाने के लिए कि मैं बहुत, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट हूँ। सो आई बिल्कुल थिंक वी नीड टू, आपको पता होना चाहिए एक हफ्ते के प्रोटेस्ट में 2000 से 3000 करोड़ भारत का नुकसान होता है। अब इमेजिन करिए 15,000 करोड़ की अगर हम बिड कर रहे हैं इस क्या बोलते हैं एमका के लिए, 3,000 कितने, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते, 6 7 जी सर 8 9 करोड़ तो चला गया ना पानी में। उसी से कम एक बिड हो गई होगी हमारी। बिल्कुल तो हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग दूर की नहीं सोचते हैं। हमारे पॉलिटिशियन बड़े शॉर्ट साइटेड है, नाक से आगे सोचते नहीं है। उनको लगता है कि बस हमें पावर मिल जाएगा। अरे पावर, पावर धरा का धरा रह जाएगा अगर देश बर्बाद हो गया। अब देश के ऊपर ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट में डिबेट करिए, जुडिशरी पे फेथ रखिए, इन सब चीजों में फेथ रखिए। ये आपके पास इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं बाबा बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन्हीं को फॉलो कर लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि भाई 10 साल के बाद ये रिजर्वेशंस रिव्यू करने चाहिए, हम तो बढ़ाई जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो आपके मेरिट वाले बच्चे हैं वो सब बाहर चले जाते हैं, उनको एडमिशन मिलता नहीं है। सब बोलते हैं कोई यूक्रेन में जाके पढ़ रहा, कोई रशिया में पढ़ रहा। अभी मैं रशिया से आ रहा था, पूरा हवाई जहाज भरा था रशियन इंडियन स्टूडेंट्स। क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनको वहां अच्छी लाइफ मिलेगी, वो वहीं रह जाएंगे। भारत में क्या रह जाएगा? मीडियोकर। तो मतलब समझ के परे है इन लोगों के, समझ के परे है, समझना नहीं। ये सिर्फ अपना, जो गुंडे हैं, मवाली हैं, ऐसे लोग आकर के इन इन प्रोटेस्ट को भी खराब करते हैं। जेन्युइन प्रोटेस्ट है, उसको जेन्युइन तरीके से रिजॉल्व करिए। बिल्कुल गवर्नमेंट की बिल्कुल गलती है, करे। अभी प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, देखो हो सकता है लोग उसको थोड़ा अनशन रुक गया है सर। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है आज बहुत सुबह। अच्छी बात, मैं बहुत अच्छी बात। जी देखिए, जो चीज बातचीत से हल हो सकती है ना, वो प्रोटेस्ट से नहीं हल होगी। अब लोग भले इसको बोलें बिल्कुल कि सर प्रोटेस्ट की वजह से हम वांगचुक के पास गए थे, नहीं, गवर्नमेंट तो पहले ही उनको लेके हॉस्पिटल गई थी एक गुड इंटेंशन से। बिल्कुल सो ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जिनको कि हमें जितना भर्त्सना करनी हो करनी चाहिए। वी शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स। 15,000 करोड़ के लिए हमारा एक डील गायब हो जाएगा अगर ये इस तरह से चलता रहा तो। लोग समझते नहीं है, हर चीज लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, है ना। बिल्कुल जी। तो दोस्तों जो देश, बिल्कुल सर, हम इंजन पे नहीं, बात कर रहे थे और सर ने मैंने सर कहा चलते चलते मैं फाइनली इस टॉपिक पे आ ही गया। हालांकि कोई इंटेंशन नहीं था मेरा ये प्रोटेस्ट के बारे में बात करने का, लेकिन जब मैं ये कनेक्ट करता हूँ एक दूसरे के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, देश इतनी मेहनत कर रहा है और उस मेहनत के ऊपर लोग पानी फेर देते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इंजन की, और जिस देश के पास इंजन होता है, जो इंजन बना लेता है, वही अपनी स्ट्रेटेजिक डेस्टिनी भी खुद लिखता है। तो एयरक्राफ्ट, मिसाइल, सब कुछ खरीदे जा सकते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल टेक्नोलॉजी जो है वो खरीदना आसान नहीं है। और आज भारत ने वो ब्रेक थ्रू हासिल किया है, और ये बहुत बड़ा है हमारे लिए, और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।